राधे राधे सभी को। वॉइस प्रॉपर आ रही है मेरी? यहाँ लाइव आ जाओ जल्दी से। जल्दी से लाइव आओ, फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो चैनल को। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वॉइस प्रॉपर आ रही है मेरी? करें आज के क्वेश्चन स्टार्ट। ये रहा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। अ केमिकल रिएक्शन in which exchange of ions occurs between the reactants is known as means ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बतानी है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का, आयनों मतलब आयंस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या करना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बतानी है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो फर्स्ट दे रखा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फर्स्ट कौन सा दे रखा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है बताओ? ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बताओ। उस इन दोनों की तो बहुत क्वेश्चंस कर लिए अपन ने पहले भी। बताइए। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है, इनमें क्या होता है, तापमान के सोखने या निकलने से संबंधित होता है। मतलब एक में तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है, और एक में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। एक में तो क्या होती है, अवशोषित होती है, वो तो कौन सी कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। मीन्स इन दोनों अभिक्रिया में क्या होता है, इन दोनों अभिक्रिया में तापमान के सोखने, ये तापमान या एनर्जी की क्या होता है, सोखने या निकलने से संबंधित है। इनमें आयनों का कोई आदान प्रदान होता ही नहीं है। फिर बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? कमेंट में बताना जरा, कौन सी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो यौगिक क्या करते हैं, अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं। दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो अपन को यही चाहिए ना कि जिस अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अब देखते हैं आयनों का आदान प्रदान करते कैसे। जैसे इधर है ए बी प्लस सी डी, ये क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। अभिक्रिया करके आयनों का आदान प्रदान करके क्या कर ली, ए तो ए के साथ तो कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, और सी के साथ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए डी प्लस सी बी, इस तरह आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो ए और सी ने यहाँ पर अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। आगे बात समझ। तो यही तो चाहिए था अपन को कि जिनमें क्या करे, आयन आदान प्रदान करते हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इधर तक कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो इसमें पूछ रहा है अपन से कि किसी मानव के युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। A zygote is formed by the fusion of a male gamete and a female gamete. नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के द्वारा क्या बनता है, युग्मनज, जायगोट बनता है। ठीक है, और इसमें क्या पूछना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या पूछ रही है। मानव के युग्मनज में क्या पूछ रहा है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, क्या होती है गुणसूत्रों की संख्या, बताओ जरा। मानव कोशिका में क्या होता है, एक सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र, या फिर 23 जोड़े। 46 है तो जोड़े में कितने बनेगी, दो में भाग दे दो, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आई बात यहाँ तक समझ। इसको थोड़ा सा कम कर देते, पेन को ज्यादा ही, हाँ ये सही है। ठीक है, आगे बात समझ।
इधर तक कोई दिक्कत? तो एक सामान्य मानव की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं? में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, शुक्राणु नर युग्मक और अंडाणु मादा युग्मक में कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। इनमें जोड़े में नहीं होते, इनमें सिंगल ही 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत? वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना मेरी? वॉइस में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो करते हैं। अब इसमें क्या पूछा? किसी मानव के ये 23 गुणसूत्र, शुक्राणु के और अंडाणु के 23 गुणसूत्र, तो इनसे बनने वाले युग्मनज में कितने हो गए? इधर लिख दो, जैसे 23 + 23 तो कितने हो जाएंगे? 46। युग्मकों के संलयन से क्या बनेगा? युग्मनज। तो इसी बनने वाले युग्मनज जायगोट में कितनी हो जाएगी? 23 + 23 46 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कोई प्रॉब्लम इन 2 क्वेश्चंस में? बढ़े आगे। इधर तक कोई भी डाउट आपको? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो। इधर तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। The part of seed which is the source of food during germination of seed is means बीज के अंकुरण के समय खाद के स्रोत वाला बीज का भाग कौन सा है? इन चारों में से बताना है कि बीज के अंकुरण के समय द पार्ट ऑफ सीड, कि भाई खाद के स्रोत वाला बीज का भाग कौन सा है? बताइए कौन सा है? अंकुरण के क्या होता है? शुरुआती चरणों में, अंकुरण के शुरुआती चरणों में जब पौधों में पत्तियां नहीं होती है और वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, तब बीज पत्र ही उसे क्या करता है? ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अंकुरण के शुरुआती चरणों में जब पौधों में क्या नहीं होती है? पत्तियां नहीं होती है और वह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता, तब बीज पत्र क्या करता है? उसे ऊर्जा भी प्रदान करता है और उसे पोषण भी प्रदान करता है। तो बीज के अंकुरण के समय खाद के स्रोत वाला बीज का भाग कौन सा है? कोटिलेडोन। इसलिए भविष्य के पौधों के लिए इसमें क्या होता है? भविष्य के पौधों के लिए भोजन संचित होता है। अब मूलांकुर, ये रोंग क्यों है? ये मूलांकुर क्या होता है? मूलांकुर यह बीज का वह भाग होता है जिसमें भविष्य में क्या बनती है? जड़ें बनती है। ये पौधे के नीचे की तरफ होता है, इससे क्या होता है? भविष्य में क्या बनती है? जड़ें बनती है। ठीक है, यह कोई भोजन का स्रोत नहीं होता है, ये बस भोजन की जड़ें बनाने का काम करता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं प्रांकुर की या प्लूमूल। ठीक है, ये क्या होता है? ये भाग भविष्य में क्या होता है? तने के रूप में। तना कौन से रंग का होता है? ग्रीन। तो अपन भी क्या बनाएंगे? ग्रीन रंग में बनाएंगे। ये जैसे कोई भी पौधा बनाना है अपन को ना, तो चलो कोई बात नहीं, ये देखो, ये अपन ने क्या बना दिया? पेड़ बना दिया। ये इसकी रूट्स हो गई, जो तो क्या हो गया? मूलांकुर। ये फिर क्या बनाती है? जड़ें बनाती है। ये तना हो गया। तो प्रांकुर क्या करता है? भविष्य में ये तने के रूप में विकसित हो जाता है। इधर तक कोई दिक्कत? और भ्रूण, भ्रूण क्या होता है? एम्ब्रियो। ये वो होता है एम्ब्रियो, भ्रूण। यह स्वयं में क्या होता है? एक नन्हा सा छोटा सा पौधा होता है जो विकसित हो रहा होता है। बीज पत्र, मूलांकुर और प्रांकुर मिल, ये क्या होता है? भ्रूण का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन खाद्य स्रोतों का जो कार्य होता है वो किसका होता है? बीज पत्र का ही होता है। आई बात समझ में? बीज पत्र सही आंसर क्यों है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कायिक प्रवर्धन की विधि द्वारा उगाए जा सकने वाले पादप कौन से हैं इनमें से? मीन्स द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर। कायिक प्रवर्धन की विधि द्वारा उगाए जा सकने वाले पादप बताने अपन को। फर्स्ट है शुगर केन, रोजेज या ग्रेप्स।
गन्ना, गुलाब और अंगूर, शुगर केन, मस्टर्ड और पोटैटो, गन्ना, सरसों या आलू, बनाना, ऑरेंज, मस्टर्ड, केला, संतरा या सरसों, पपाया, मस्टर्ड या पोटैटो। बताओ इनमें से कौन से। कायिक परिवर्तन होती क्या है, ये विधि, इनमें होता क्या है। कायिक परिवर्तन विधि होती है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, वो होती है। ये क्या होती है, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे के किसी भी अंग मतलब तना, जड़, तना या पत्ती से क्या होता है, नया पौधा क्या होता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, से क्या होता है, नया पौधा तैयार किया जाता है, न कि बीजों से। आगे बात समझ। जैसे आलू होता है, आलू में क्या होता है, आलू की जड़ काटकर उसमें पटक देते हैं अपन, मिट्टी वगैरह में बो देते हैं, उसका सही से देखभाल करते हैं, उसमें समय से पानी डालते हैं, समय से खाद डालते हैं, तो वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, आलू बनता है। अब इसमें अपन ने किसी बीज का यूज किया नहीं, अपन ने तो आलू की जड़, रूट का यूज किया। ठीक है, तो ऐसे होता है उसमें कि इसमें बीज का उपयोग ना करके अपन उसी पौधे के किसी भी अंग का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है, जैसे इनमें से बहुत कम पौधे होते हैं, मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए जा सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो गन्ना, फर्स्ट का शुगर केन, ये तने के टुकड़े से उगाया जा सकता है। जो गन्ने का जो तना होता है, ऐसा होता है गन्ना, है ना, जो इसका तने का जो टुकड़ा होता है उससे ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसको अगर जमीन में बो दोगे और इसकी सही देखभाल करोगे तो गन्ना कायिक परिवर्तन की विधि द्वारा उगाए जाने वाला पादप है। दूसरा है गुलाब या रोज, ये क्या होता है, इसमें कलम लगाकर, ग्राफ्टिंग या कटिंग, मतलब कलम लगाकर उगाया जाता है, ये भी कस्टर्ड से। और फिर ये ग्रेप्स या अंगूर, ये क्या करता है, कलम या लेयरिंग द्वारा, जो उसकी लेयरिंग होती है उसके द्वारा उगाया जाता है ये। तो इनमें तीनों ही है ना राइट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं ये रॉन्ग क्यों है। एक सेकेंड, अच्छा सा पेन लेते ना, ये देखते इसका कलर कैसा है जिससे राइटिंग थोड़ी सही हो। ये अच्छा है, ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब आगे। अब इसमें गन्ना है, ये तो बोया जा सकता है। ठीक है, मस्टर्ड है, सरसों, ये क्या होता है, इसे ना जो मतलब अधिकतर या मुख्य रूप से क्या होता है, बीजों द्वारा ही उगाया जा सकता है, ये कायिक परिवर्तन से नहीं उगाया जा सकता। तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। और आलू तो मैंने अभी बताया कि आलू उगाया जा सकता है कायिक परिवर्तन से भी, पर इसमें सरसों आ गया तो ये गलत है। फिर केला, संतरा और सरसों, जैसे भी मैंने बताया सरसों नहीं उगाया जा सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर पपीता, सरसों और आलू, तो ये पपीता क्या होता है, पपीता भी मुख्य रूप से बीजों द्वारा ही उगाया जाता है, ये कायिक परिवर्तन से नहीं उगाया जाता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आगे बात समझ। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। क्लास को शेयर करने में कंजूसाई बिल्कुल मत करो, ठीक है। हर्ष, हाय बेटा, हाय हर्ष, क्लास को सब्सक्राइब करो, क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हर्ष, समझ आ रहा है आपको? इधर तक कोई डाउट? क्या स्कोर रहा आपका? इतने क्वेश्चन में से अपन ने 4 क्वेश्चन करे, इनमें से कितने क्वेश्चन सही है जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर आगे चलते हैं। मेरी वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना, वॉइस में कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए आगे। नेक्स्ट है अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, पत्तियों के मुरझाने का कारण है वृद्धि संदमक करने वाला पादप हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं, विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कोल्ड। मीन्स पत्तियों के मुरझाने का कारण कौन सा होता है, वृद्धि संदमक पादप, जिसे कहते क्या है।
चले, चैनल को सब्सक्राइब करो भी जल्दी से। कंजूसी क्यों करते हो तुम? चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हो? पहले आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? यह वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन होता है। वृद्धि को क्या होता है? बढ़ावा देने वाला हार्मोन होता है। ये जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसकी क्या करता है? विस्तार और तने के विकास में मदद करता है। कोशिका के विस्तार, सेल के विस्तार और तने के विकास में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इधर तक? और अपन से पूछा गया है पत्तियों के मुरझाने का कारण वृद्धि सदमक करने वाला पादप हार्मोन जिसे कहते हैं, तो ये तो क्या हो गया? रॉन्ग। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? ये कोशिका विभाजन, जो सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका विभाजन होता है, उसको क्या करता है? प्रेरित करता है। और पत्तियों को जवान, जवान मीन्स पत्ती जवान कैसे रह सकती है? पत्ती ऐसे जवान रह सकती है कि पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है। उससे क्या करता है? मुरझाने से रोकता है। ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। एब्सिसिक सॉरी, एब्सिसिक अम्ल की ये क्या होता है? ABA मतलब एब्सिसिक एसिड। ये एक मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन है। क्या ये मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन है? यह पौधों में तनाव की स्थिति, पौधों में तनाव की स्थिति जैसे पानी की कमी। हर्ष, हेलो, हेलो हर्ष। हर्ष अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब करो जल्दी से। कोई डाउट इधर तक आपको? हर्ष कोई डाउट इधर तक? कमेंट में जरूर बताना। चलिए आगे। एब्सिसिक अम्ल ये क्या होता है? ये एक यह एक मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन होता है। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जो क्या करता है? ये पौधों में तनाव की स्थिति, तनाव की स्थिति मतलब जैसे पानी में कमी आ जाती है, उसमें पानी की कमी आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? पौधों के तनाव की स्थिति। तो उस स्थिति के दौरान रंध्रों को बंद करने और पत्तियों के गिरने या मुरझाने को क्या कहता है? बढ़ावा देता है ये। ठीक है, तो अपन से पत्तियों के मुरझाने का ही तो कारण पूछा था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये, एक सेकेंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पत्तियों के मुरझाने का कारण होता है। आगे बात समझ क्यों होता है? क्योंकि रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे पत्तियां गिरने और मुरझाने लग जाती हैं। फिर आता है फोर्थ, जिबेरेलिन। जिबेरेलिन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तने की लंबाई बढ़ाने, जो तने बढ़ता है ना लगातार, उसकी लंबाई बढ़ाने और बीजों के अंकुरण, यह भी एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, ये भी क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। आगे बात समझ? कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लवण का जलीय विलयन क्या होता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। मीन्स सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। नीले लिटमस को क्या कर दिया? लाल कर दिया। इस लवण को निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? द सॉल्ट कुड बी दैट द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। मीन्स इस लवण को किस अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? इनमें से अभिक्रिया बतानी है। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इधर तक क्या स्कोर रहा? अपन में 5 क्वेश्चन कर लिए, इसमें क्या स्कोर रहा है ये भी जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे। तुम चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हो भाई? क्लास को शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो किसी। ठीक है, इसमें बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ? यदि कोई विलयन नीले लिटमस को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, तो ये क्या है? अम्लीय है। ये अपन ने पढ़ा था चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर था, उसमें पढ़ा था ना कि अगर नीले लिटमस को जो लाल कर देता है उसका मतलब तो वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और जो लाल लिटमस को क्या करता है? नीला होता है, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अम्लीय लवण कब बनता है? अम्लीय लवण जब भी बनता है जब एक परबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है।
प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। अब इसमें से देखते हैं किसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, फर्स्ट है HNO3 एंड NaOH। ये क्या है, ये दोनों ही प्रबल, ये तो क्या है, प्रबल अम्ल है HNO3। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, तो प्रबल अम्ल चाहिए, तो प्रबल अम्ल तो ये हो गया। फिर दूसरा है NaOH, ये क्या है, ये प्रबल क्षार है, तो अपन को क्या चाहिए था, दुर्बल क्षार चाहिए था। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की भी क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, लवण क्या होगा, सॉरी, तो लवण क्या होगा, उदासीन होगा, जो लिटमस का रंग ही बदलेगा ही नहीं। और अपन को क्या चाहिए, नीले लिटमस को लाल करने वाला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं H2SO4 एंड KOH। तो ये क्या है, ये भी प्रबल अम्ल है, और ये क्या है, ये प्रबल क्षार है, तो ये भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जोड़ी बन गई, जो रॉन्ग है। फिर बात करेंगे CH3COOH एंड NOH। ये क्या है, CH3COOH क्या होता है, एक दुर्बल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, और NOH प्रबल क्षार होता है। जबकि अपन को उल्टा चाहिए, अपन को प्रबल अम्ल चाहिए और दुर्बल क्षार चाहिए, तो ये वाला इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीला करेगा, ना कि नीले को लाल, तो ये तो सवाल के अपोजिट हो गया। फिर बात करते हैं HCl एंड NH4OH। तो ये तीनों रॉन्ग हो गए, तो ऑब्वियसली फोर्थ इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ये सही आंसर क्यों है। ठीक है, HCl एंड NH4OH मीन्स ये क्या करता है, ये क्या है, ये एक प्रबल अम्ल हो गया HCl, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, एक दुर्बल क्षार हो गया। और जब इसकी अभिक्रिया करवाएगी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, NH4 इधर से आ जाएगा NH4, और Cl इधर से, और H2O जल बन जाएगा 2H+O, तो H2O हो जाएगा। तो इनसे बनने वाला ये जो NH4Cl है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया होगी तो अमोनियम क्लोराइड बनकर आएगा, और क्या बनकर आएगा, जल। तो जो अमोनियम क्लोराइड बनकर आएगा ये कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम इधर तक, चले आगे। चले आगे, कोई दिक्कत हो रही है इधर तक, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधा कमेंट में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैं पढ़ाने में बिजी हो जाऊँ तो 5 मिनट बाद रिप्लाई करूँ, पर आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, तो वीडियो को पूरी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चार अलग अलग बीकरों में भरे 4 विलियन ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। मीन्स फॉर सॉल्यूशन नेमली ग्लूकोज, नेम क्या है उनके, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। उनको क्या करता है, एक एक करके किसी विद्युत परिपथ से संयोजित किया गया है। फील्ड इन 4 सेपरेट बीकर्स आर कनेक्टेड बाय वन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स विद्युत परिपथ से क्या किया गया है, संयोजित किया गया, जिसमें एक बल्ब भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है, बल्ब। The solution in which the bulb will glow when current is passed are means विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिनमें बल्ब जलेगा वही क्या होगा, विलियन होगा। तो इन चारों में से बताना है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन से में से बल्ब जलेगा। ठीक है, पहली बात तो किसी विलियन में बल्ब जब ही जलता है जब क्या होता है, विलियन विद्युत का सुचालक होता है, बल्ब विद्युत का कंडक्टर होता है या फिर सुचालक होता है। इधर तो कोई दिक्कत, विद्युत प्रवाह के लिए विलयन में क्या होना चाहिए, मुक्त आयनों का होना अनिवार्य होता है, फ्री आयंस का होना जरूरी होता है, ये समझ लो। विद्युत प्रवाह के लिए विलयन में फ्री आयंस का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें बात करते हैं। ठीक है, अगर ग्लूकोज और अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई, इन दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है,
बताना, तुम लोग कमेंट में लिखो, मैं इधर लिखती हूँ बिना देखे, कोई भी देखेगा नहीं इधर स्क्रीन पर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया सबने, वेरी गुड। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इन दोनों में क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। लेकिन जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये आयनित नहीं होते हैं, ये H+ आयन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो अपन ने बताया था ना इसमें कि फ्री आयंस का होना जरूरी होता है, तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इधर तक? तो जैसे मैंने बताया भी, ग्लूकोज और अल्कोहल, तो ग्लूकोज भी आयन नहीं छोड़ता है, आयनित नहीं होता है, और अल्कोहल भी आयनित नहीं होता है। तो इसमें भी अल्कोहल आ गया तो ये आयनित ही नहीं होगा, और इसमें भी ग्लूकोज आ गया तो ये आयनित नहीं होगा। अब बात करते हैं फोर्थ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये दोनों अम्ल पानी में घुलने पर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, और क्या करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं। इन मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, सर्किट पूरा होने पर बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। अपन से यही तो पूछा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे, चलिए 9th क्वेश्चन पे। इधर तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत थी? इधर तक किसी को भी कोई दिक्कत? चलिए आगे, द मेटल्स विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था, एज वेल एज कॉम्बाइंड स्टेट आर, मतलब स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी है? ठीक है, बतानी है इनमें से, फ्री स्टेट और कॉम्बाइंड स्टेट। गोल्ड है, और फर्स्ट ऑप्शन है गोल्ड एंड प्लेटिनम, प्लेटिनम एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। बताओ बताओ जल्दी से कौन सी है? धातु की सक्रियता, रिएक्टिविटी, ये यह बताती है कि वे प्रकृति में किस रूप में मिलेगी। जो धातु में सबसे नीचे होती है ना, वे बहुत कम क्रियाशील होती है, केवल स्वतंत्र में मिलती है, फ्री स्टेट में होती है वो। जो सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना अपन ने, जो धातु श्रेणी में क्या होती है, सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे की तरफ होती है। नीचे की तरफ कौन सा होता है, एक तो गोल्ड होता है, एक प्लेटिनम होता है। तो ये क्या होती है, ये बहुत कम क्रियाशील होती है, और केवल स्वतंत्र अवस्था में ही मिलती है, फ्री स्टेट में ही मिलती है। ठीक है, तो गोल्ड और प्लेटिनम ये तो अभी मैंने बता दिया, क्योंकि ये सबसे नीचे होती है सक्रियता श्रेणी में, तो ये सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में मिलेगी। और अपन को क्या पूछा, स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्था में। ठीक है, फिर बात करेंगे प्लेटिनम और सिल्वर की। करें बात, गोल्ड और प्लेटिनम बता दिया, क्योंकि अत्यंत अक्रियाशील होती है, इसलिए केवल स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, संयुक्त में नहीं। गोल्ड या प्लेटिनम जो संयुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इसमें भी क्या शामिल है, प्लेटिनम, तो ये मैंने बताया कि अभी स्वतंत्र अवस्था में ही मिलती है, संयुक्त में नहीं मिलती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें क्या बताया, गोल्ड और सिल्वर, तो ये वाला भी वैसे, पहले ये देख लिया करो कि रॉन्ग कौन कौन से, राइट अपने आप मिल जाएगा। तो फर्स्ट गोल्ड और प्लेटिनम सबसे नीचे मिलते हैं, फिर इसमें भी प्लेटिनम है तो ये भी रॉन्ग, और इसमें गोल्ड है तो ये भी रॉन्ग। ठीक है, फिर आता है कॉपर और सिल्वर। ये क्या होते हैं, ये सक्रियता श्रेणी में नीचे तो आते हैं, ये भी नीचे ही आते हैं सक्रियता श्रेणी में, लेकिन गोल्ड से क्या आते हैं, ऊपर आते हैं। इस कारण ये क्या करते हैं, प्रकृति में अपनी स्वतंत्र अवस्था में भी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है इस कारण प्रकृति में, फ्री स्टेट में भी मिलती है। और अपने सल्फाइड, और एक अपने सल्फाइड, एक सेकंड रुको,
हर्ष, मैम मैं लाइव में 10 मिनट ब्रेक हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, क्लास कंप्लीट लेना। अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी ना। बाद में क्लास एंड होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हो, उसमें पूछ सकते हो। आशीष ए, आशीष सी, कौन से बता रहे हो आशीष, किस किस क्वेश्चन का बताया सी? कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया ये सी वाला? चलो मैंने क्या है कमेंट में ध्यान नहीं दे रही थी, कोई बात नहीं। मैं कमेंट में ध्यान नहीं दूँ ना तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो ना, मैं तुम्हारे कमेंट की रिप्लाई जरूर दूंगी, मैं पढ़ाने में थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ। तो वेरी गुड बेटा। आशीष और हर्ष, हर्ष कोई बात नहीं, आप लाइव में 10 मिनट ब्रेक हो तो कोई बात नहीं, एंड क्लास के एंड में आप कमेंट छोड़ सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए क्लास के एंड में तो आप तब कमेंट छोड़ देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से जल्दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना क्वेश्चंस में, आप कमेंट में पूछ लेना। आशीष वेरी गुड बेटा, आप साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, वेरी गुड। चले आगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा आशीष 8th क्वेश्चन का बताया था आपने सी, वेरी गुड। देखो इतने अच्छे बच्चे हमारे क्लास में जो मेरे क्वेश्चंस करने से पहले ही आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड आशीष। सी बिल्कुल राइट बताया आपने आंसर, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है आपका, वेरी गुड। सब्सक्राइब भी करना चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन C6H6 रिस्पेक्टिवली आर, मीन्स बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 के अणु में उपस्थित एकल आबंध और द्विआबंध की संख्या क्रमशः है, ठीक है। इनमें से बताओ कि इसमें उपस्थित एकल आबंध और द्विआबंध, सिंगल और डबल बॉन्ड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसी इनकी संख्या क्या होती है बताओ। एकल आबंध, एकल आबंध सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? 6 एकल आबंध में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होते हैं। 6 सिंगल बॉन्ड होते हैं जो 6 एकल आबंध होते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होते हैं, ठीक है। और जो 3 एकल आबंध होते हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच होते हैं। एस भी लिख दूं, समझ जाओगे। जो 3 एकल आबंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच होते हैं, ठीक है। तो कुल एकल आबंध कितने हुए? 6 + 3 बराबर 9। क्योंकि ये पता है क्यों करना है 6 और 3? क्योंकि बेंजीन की संरचना को क्या होती है? हेक्सागोन होती है, षटभुज होती है। बेंजीन की संरचना कौन सी होती है? षटभुज होती है। इसलिए 6 सिंगल बॉन्ड तो कार्बन और हाइड्रोजन में होता है और 3 क्या होता है? कार्बन और कार्बन में होता है। क्योंकि 6 और H, 6 C और H6, तो H और C के बीच कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि 6 6। और कार्बन के बीच, क्योंकि बॉन्ड किस में लगेगा? 2 चीजों के बीच में लगेगा। ऐसे तो है नहीं अकेला ही बॉन्ड बना के बैठ गया। जब 2 होगी जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, तो इन 2 के बीच बॉन्ड बनेगा एकल आबंध। तो C6 और H6 में कितने हो गए? 6 हो गए। और C की संख्या कितनी है? 6 है, तो 2 के बीच बनेगा, तो C की संख्या कितनी हो जाएगी आबंधों में? 3। तो 6 + 3 कितनी हो गई? 9 हो गई। आगे बात करते हैं द्विआबंध की, ठीक है, करें बात आगे। द्विआबंध में क्या होता है? बेंजीन की जो छल्ले होती है ना, रिंग होती है, उनके अंदर कार्बन परमाणुओं के बीच एकांतर क्रम में 3 द्विआबंध होते हैं। एक द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है 6 और 6, ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि अपन ने बताया 9 होते एकल आबंध और इसमें क्या होते? 3। तो 993 इज द राइट आंसर। इधर तक कोई भी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 993 इज द राइट आंसर। आगे से समझ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की क्वांटिटी होती है, संख्या होती है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ पेन का, वरना से मिक्स हो जाता है पूरा।
तो सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है 9 और डबल बॉन्ड की कितनी होती है 3, क्योंकि बेंजीन में ये क्या होता है एकांतर क्रम में 3 द्विबंध होते हैं। चलिए आगे, इधर तक कोई भी दिक्कत है आप लोगों को? अब है 10th क्वेश्चन। मान इन ह्यूमन बींग्स मतलब मानवों में, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट, जब पाचन की क्रिया होती है, जो डाइजेशन की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है। द तब प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर रेस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू, अंतिमतः परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब किस में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रोटीन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है और वसा किस में होती है, ये बताना है अपन को। जब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी तो ऐसे तो है नहीं कि भाई जैसे अपन ने प्रोटीन ग्रहण किया तो वो प्रोटीन में होगा, वो पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद वो किसी ना किसी में तो परिवर्तित होता है ना, तो वो किस में परिवर्तित हुआ। जब पाचन के अंत में क्या होता है, जटिल पदार्थ किस में टूट जाते हैं, सरल इकाइयों में टूट जाते हैं। प्रोटीन टूटकर क्या बनता है, जब प्रोटीन को तोड़ोगे तो प्रोटीन टूटकर किस में चेंज होगा, एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है जो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी थोड़ी सी देर पहले बताया, बताना जरा क्या बताया, मैं भी तो देखो तुम ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, बताओ कमेंट में, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था, ग्लूकोज का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, मैं इसको छोड़ रही हूँ भी ना, फिर इसका बताती हूँ जब तक वसा का। और वसा किस में चेंज हो जाता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। जो ये वसा होती है वो चेंज हो जाती है, इधर लिख देती हूँ मैं ना, इधर लिख देती है, बताओ बताओ कमेंट में जब तक। बस एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना, वसा चेंज हो जाती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो इनमें से जो ग्लूकोज, फर्स्ट तो क्या प्रोटीन, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, जो जिस ऑप्शन में है वो क्या है करेक्ट है। तो देखते वो कौन से ऑप्शन में, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और वसीय अम्ल, तो वसीय अम्ल के साथ क्या होना चाहिए था, ग्लिसरॉल भी होना चाहिए था, तो ये क्या हो गया बिल्कुल गलत हो गया। फिर ये क्या हो गया, डी में शर्करा, एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल, ये भी गलत हो गया। फिर ग्लूकोज, तो प्रोटीन तो ग्लूकोज में चेंज होता ही नहीं है, फिर बी इज द राइट आंसर, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो बी इज द राइट आंसर। वाह वेरी गुड बेटा हर्ष, वेरी गुड। C6H12, ये आपने जो C6 लिखा है लास्ट में वो O6 होगा। हर्ष जो आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है C6H12 और जो C6 लिखा है वो C6 नहीं होगा, वो इधर O होगा, ऑक्सीजन होती है। फिर लास्ट वाली जो होती है वो C तो किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को, H किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को, और O किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को। तो दो दो बार कार्बन नहीं आ सकते ना, क्योंकि अगर दो दो बार कार्बन होते तो ये वैसे 12 हो जाता है, तो इस वजह से जो लास्ट में C लिखा है वो O आएगा। ओके मैम, हाँ आगे बात समझ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्ष क्या स्कोर रहा है आपका, जब अपन ने 10 क्वेश्चन करवा दिए उनमें से कितने क्वेश्चन सही रहे, टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा कोई बात नहीं, बस आपको आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, हर क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो। हर्ष क्या स्कोर है इधर तक आपका, 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 में से कितने क्वेश्चन सही रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कमेंट में अपनी परसेंटेज जरूर बताना रिजल्ट के बाद। 8, वेरी गुड, 10 में से आपको 8 स्कोर आया, वेरी गुड, मेरी तरफ से सैल्यूट है आपको। एग्जाम के बाद रिजल्ट जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे कुछ क्या दिए गए, अपशिष्ट दिए गए, सम वेस्ट आर गिवन बिलो। गार्डन वेस्ट मीन्स बगीचे का अपशिष्ट,
बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स, मतलब बॉल पॉइंट पेन के जो रिफिल होते हैं। बॉल पॉइंट पेन के मतलब क्या होते हैं, जो बॉल पेन होता है जो अपन लिखते हैं टाइपिंग करते हैं वो अपन जानते हैं ना, उसके जो रिफिल बच जाती है, उसके जो अपन जैसे बीच में नलकी आती है, आप जानते हो तो मैं भी आपको दिखा नहीं पाऊंगी, जो उसमें बीच में नलकी आती है ना जिसमें शाई होती है, इंक होती है, तो जो खाली हो जाती है जिसको भी अपन फेंक देते हैं। फिर एम्पटी मेडिसिन बॉटल मेड फॉर ग्लास, दवाइयों की खाली कांच की बोतल, जैसे आती है खांसी वगैरह की दवाई आती है वो होती है उसके। फिर पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों के क्या है छिलके, ओल्ड कॉटन एंड शर्ट। ये रुको आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है कहीं, ये इधर से, चलो देखते हैं इसमें, इसमें ये समझ लो फोर्थ ऑप्शन में है, थर्ड, इधर ये फोर्थ ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा ना तो मैं इधर लिख देती हूँ ना, थर्ड और फर्स्ट, ये समझ लो, ठीक है, ये है फोर्थ ऑप्शन। तो चले आगे। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से अपशिष्ट नीचे दिए गए, इनमें से अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट अपशिष्ट बताने अपन को। कौन से बताने, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बताएं। पहले तो ये बताओ अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होते कौन से, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो होते कौन से। अजैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट हो जाए तो उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये वे होती है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनमें देखते हैं, जो गार्डन वेस्ट, जो बगीचे का अपशिष्ट होता है, उनको क्या करते हैं सूक्ष्म जीव आसानी से खा सकते हैं, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर बात करें बॉल पॉइंट की रिफिल, ये बात ध्यान रखना, बॉल पॉइंट की जो बॉल पेन होती है उनकी जो रिफिल होती है वो क्या करती रहती है, प्लास्टिक से बनती है, और अपन को पता है कि प्लास्टिक जल्दी से रीयूज नहीं होती, मतलब वो उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी वजह से तो बीच में चला भी था कि प्लास्टिक का यूज कम करो, अपन को प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए, है ना। हर्ष बता रहे बी इज द राइट आंसर। हर्ष देखते अभी क्या होता है ना, वैसे मेरे को जितना लग रहा है आपका सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी देखते आगे ना क्या होता है। हर्ष सही है बेटा आपका आंसर। फिर होते दवाई, तो ये भी नष्ट नहीं होते, फिर दवाइयों की खाली कांच की बोतल, ये भी नष्ट नहीं होती क्योंकि कांच कभी भी सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, तो इसका तो ये तो वैसे ही आप लोगों को आ गया ना आंसर, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हर्ष ने बिल्कुल सही बताया। फिर बात करते हैं, फलों और सब्जियों के छिलके ये सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, और पुरानी सूती कमीज भी सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट की जा सकती है, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अ रेक्टेंगुलर लूप एबीसीडी, कोई आयताकार पाशे, क्या है एबीसीडी, जैसे ये इधर बता रखा है ना डायग्राम एबीसीडी, ये क्या है आयताकार पाशे, इनमें क्या करता है, कैरिंग करंट आई इज सिचुएटेड नियर ए स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, मतलब क्या होता है, इसमें क्या होती है, आई धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, एक धारा आई प्रवाहित हो रही है। फिर जिसमें किसी सीधे चालक एक्स वाई के निकट इस प्रकार स्थित है, सच दैट द कंडक्टर इज पैरेलल टू द साइड ए बी फॉर द लूप, मीन्स किसी चालक पाश की भुजा क्या है, ए बी की क्या है, समांतर है, तथा पाश के ही तल में है, एक तो क्या चालक पाश के भुजा ए बी की क्या है, समांतर है, जैसे ऐसे समांतर है, और पाश के ही तल में है वो। If I study current I first is sorry I is stabilized in the conductor as shown. The conductor XY will means किसी यदि आरेख में दर्शाए अनुसार चालक में क्या होती है, स्थायी धारा I स्थापित कर दी जाए तो चालक XY, तो अपन को ये जो चालक ये XY बताना है, ये स्थिर रहेगा, ये अपने अक्ष के परितः घूर्णन करेगा, ये पाश की भुजा AB की ओर गति करेगा, ये AB की दूर की गति से हटेगा, तो ये बताना है अपन को। हाँ बेटा, हर्ष क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। फिर बनती है, चलते इस पे ना,
ये क्या होता है, ये किस पर, ये क्या है, जो लोरेंट्स का जो बल था और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया पर आधारित है फिजिक्स। एक सेकंड, सॉरी। ये क्या है, लोरेंट्स बल और जो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो होने वाली पारस्परिक क्रिया पर क्या है, आधारित है। जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है वो क्या होता है, जब सीधे चालक एक्स वाई में, एक सेकंड इसको चार्ज लगाने दो, ये ऑफ हो जाएगा वरना। एक सेकंड में इसको चार्जर लगा लो, इसमें बैटरी क्या है, लो है। वो क्या है, पीडीएफ वगैरह तुम्हारी बनाती हूँ, फिर पीडीएफ वगैरह बनाते हैं ना वो टेक्निकल टीम वगैरह, तो इस वजह से फिर इसमें चार्जर हो जाता है। हाँ अब बिल्कुल सही है। तो क्या है, जब सीधे चालक में एक्स वाई में स्ट्रेट वायर जो होता है उसमें एक्स वाई में धारा क्या होती है, ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये अपने जो ऊपर की ओर अगर धारा प्रवाहित हुई तो क्या करता है, अपने चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या कर लेता है, बनाता है। ठीक है, अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अपन ने पढ़ा था कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में क्या होता है, तार एक्स वाई के दाईं ओर जहां लूप क्या रखा है, जैसे तार एक्स वाई है इसके दाईं ओर जहां लूप ए बी सी डी रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कागज के तल के लंबवत क्या होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, जो एक्स वाई है इसके जो दाईं ओर जो लूप रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, कागज के तल के लंबवत होगी। मैंने आपको बताया था ना कि अंगूठे को अंदर जैसे अंगूठे को इस दाईं ओर रखो, अंगूठे को ऊपर की ओर रखो, जो दिशा होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर होगी। ये अपन ने शायद परसों की क्लास में ही समझा था। और जो सुबह आपके एसएसटी की क्लास चलती है वो भी जरूर लिया करो, बहुत बेनिफिट होगा उससे भी। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन में दे रखा है पाश के तल पे ही है, भुजा ए बी पर बल, भुजा ए बी में क्या होती है, धारा ऊपर की ओर होती है। तो फिर अब इसको क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा, जो इसे क्या करेगा, तार एक्स वाई की तरफ खींचेगा। किसकी तरफ खींचेगा, तार एक्स वाई की तरफ। और भुजा सीडी में जो धारा नीचे की ओर, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से बह रही है ना, इसमें ऊपर, इसमें दाएं, इसमें नीचे, और इसमें जो नीचे की तरफ बह रही है इस पर लगने वाला बल भी इसे दाई ओर, इसे दाई ओर, इसे किस तरफ खींचेगा, दाई ओर, मतलब एक्स वाई से क्या करेगा, दूर धकेलेगा। दूर धकेलेगा तो क्या होगा, दूरी का क्या प्रभाव होगा, भुजा ए बी, जो ये भुजा ए बी है वो तार एक्स वाई के ज्यादा करीब है, इसलिए उस पर लगने वाला आकर्षण बल दूर स्थित भुजा सी डी पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होगा। मीन्स जो इस पर लगने वाला जो आकर्षण बल है F1 इसके ज्यादा करीब है नहीं, ये ए बी तार एक्स वाई के, तो उस पर लगने वाला आकर्षण बल F1, दूर स्थित भुजा सी डी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा, F2, उससे क्या होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। ठीक है मैम, आज एसएसटी का एग्जाम था, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। साइंस का पेपर कभी तुम्हारा, साइंस के पेपर की भी डेट बताना। वेरी गुड हर्ष, एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। साइंस का एग्जाम कब है, साइंस के एग्जाम की भी डेट बताना आप लोगों की। हर्ष बेटा, साइंस के एग्जाम की भी डेट बताना। फिर क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, जब बाई ओर का खिंचाव दाई ओर के धक्के से ज्यादा है तो इसका पूरा लूप तार एक्स वाई की ओर गति करेगा। किसकी ओर गति करेगा, एक्स वाई की ओर, दूर एक्स वाई की ओर गति करेगा, मतलब बी, पाश की भुजा की ओर, ए बी की ओर क्या करेगा, गति करेगा। चलिए आगे। परसों है मैम 19 को, अच्छा वेरी गुड, अच्छे से देख के आना बेटा पेपर। तुम बोलो तो 12 घंटे की एक मैराथन लगा दूं। आज कितनी तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई आज। 17 और 18 को रात को 12 घंटे की मैराथन लगा दी है क्वेश्चंस की, जिससे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ रेडी हो पढ़ने को, 12 भी नहीं तो 8-10 घंटे की लगा दीजिए क्लास, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। अब आपका 19 का पेपर है तो 17 को, ओके मैम, तो चलो बेटा ठीक है,
आज रात को भी तुम्हारी क्लास होगी, 10 बजे से स्टार्ट करते, ठीक है। 10 बजे से वो स्टार्ट होगी और 6-7 बजे तक चलेगी वो क्लास, 12 घंटे की, ठीक है। ठीक है, वो जरूर देखना क्लास और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। 12 घंटे की आज, आज और कल 2 दिन है ना आपके पास, 17 और 18 को, जिससे मेरा भी कुछ योगदान है आपकी तैयारी में। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः क्या है, 3/2 है और 4/3 है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर 3/2 एंड 4/3। इफ, यदि कांच में, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कांच में प्रकाश की चाल क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये पूछा है अपन से, ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक n और उसमें प्रकाश की चाल v के बीच संबंध क्या होता है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी माध्यम की अपवर्तनांक होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। ओ हाँ हर्ष बेटा, जरूर जो, बहुत कम टाइम है, आप 2 दिन करना, ठीक है। तो जब तक एग्जाम है तब तक मेहनत कर लो, पूरी क्लास देखना अच्छे से। इसका अपवर्तनांक होता है तो क्या होता है, अब n बराबर c और v संबंध होता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक और उसके प्रकाश की चाल में। c निर्वात में जो प्रकाश की चाल है कांच के लिए क्या होती है, एन जी बराबर 3/2 और वी जी बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो बता रखा है इसमें, ठीक है। कांच के लिए क्या होती है 3/2 और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है 2 × 10⁸। अब इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये एन जी हो गया और ये वी जी होगा, तो इधर अपन को वर्ज गुणा सिखाया था ना, इधर 1 मान लेंगे, मैथ में पढ़ा होगा तुमने कि इसको वर्ज गुणा कर लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, एन वी। तो 3/2 इंटू इधर एन का मान रख लेंगे और इधर वी का मान, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालनी है अपन को, कांच की तो निकल गई, अब किसकी निकालनी है, जल की निकालनी है। एक की दे रखा है अपन से और एक की क्या करना है, निकलवाना चाहता है वो, ठीक है। तो एन डब्ल्यू बराबर क्या दे रखा है अपन को, 4/3। एंड ये आप सोच रहे होगे जी क्या है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, जी मतलब कांच को ग्लास से रिप्रेजेंट किया है, जिससे इजी हो, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना एन से। अब वाटर के लिए क्या करें, जल के लिए डब्ल्यू मान लेंगे, तो एन डब्ल्यू दे रखा है इधर, एन डब्ल्यू का वो फॉर्मूला वो है, एन डब्ल्यू दे रखा है 4/3, 4/3। तो वी जैसे इधर है तो इसको वर्ज गुणा करेंगे, तो अगर वी इधर गया, जैसे ये, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी बराबर सी बराबर एन, क्योंकि ये इधर अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा वी एन बराबर सी, तो इसको भी तो अपन इसके नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि अपन को प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल इधर से सी तो अपन ने निकाल ही लिया, और पूछा किसका मान है, वी का मान, क्या निकालना है अपन को, वी डब्ल्यू निकालना है। तो एन डब्ल्यू क्या है, 4/3 और सी अपन ने निकाल ही लिया, तो इसको रखते ही इसमें समीकरण में, 3 × 10⁸ अपॉन में 4, ये इधर से 4/3 है, तो अपन 4/3 ये क्या इसमें चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3, तो इधर भी क्या जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे, काटा पीटी मचाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेती हूँ मैं ना, इधर स्पेस कम है थोड़ा सा, पेन का कलर चेंज नहीं हुआ, मैंने किया था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/4, क्योंकि 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इधर तक। हर्ष प्रजापति जी, हेलो मैम, आपका नेम क्या है, हेलो आपका क्या नेम है, बेटा मेरा नेम है अविद्रा, ठीक है। हर्ष प्रजापति जी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है हर्ष प्रजापति चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस, जब श्वेत प्रकाश का कोई किरण पुंज थ्रू अ रीजन ऑफ हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, मतलब किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरता है, जब कोई श्वेत प्रकाश का कोई किरण पुंज जो ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जिसमें धूल के जो अत्यंत सूक्ष्म कण है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे महीन जो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक से कण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, विद्यमान है। द कलर ऑफ लाइट मेनली स्कैटर्ड इन दैट रीजन इज, तो उस क्षेत्र में मुख्य रूप से परिकित होने वाला प्रकाश का वर्ण पूछा है। मतलब कोई सफेद रंग का प्रकाश है, कोई किरण पुंज से गुजरेगा, उसमें धूल के कोई बहुत छोटे छोटे कण है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, मुख्य रूप से परिकित होने वाला प्रकाश का कलर पूछा है, तो उसमें कौन से प्रकाश का कलर होगा। तो ये पता है कौन से किसका पूछ रहा है, ये रेले प्रकीर्णन अपन ने पढ़ा था, आपको पता हो तो, अपन ने पढ़ा था ना, RAYLEI, ये बताना कौन से चैप्टर में था, रेले प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण होती है ना, जो प्रकाश की किरण जो प्रकाश की किरण होती है, इसको अब इरेज कर दो, इधर समझते हैं ना, ये तो समझ आ गए थे, इसको इरेज कर देते हैं, इधर समझते अच्छे से। मेरे तुम चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब तो करो। इधर समझते ना, एक सेकेंड इसको इरेज करूँ। चले, तो जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, वायुमंडल में मौजूद होते हैं बहुत ही सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण कैसे, धूल के कण भी होते हैं, गैस के कण भी होते हैं, तो उनसे जो टकराती है ना तब वो, तो वे क्या होते हैं, कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को सबसे अधिक फैलाती है। ठीक है, जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होगा उसको सबसे अधिक फैलाती है वो। दृश्य प्रकाश में नीले और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। नीले और बैंगनी रंग की तरंगे सबसे कम होगी, अपन ने ये सीखा था विग्योर, GBYOR। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, नीले रंग की और बैंगनी रंग की तरंगे क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए ये रंग क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा परिकित होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फैलाती है। ये क्या कारण है कि साफ आकाश का रंग भी क्या होता है, नीला दिखाई देता है। साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला वो प्रकाश होता है और वो सबसे ज्यादा फैलाती है, तो ब्लू इज द राइट आंसर। और फर्स्ट देखते रेड, रेड गलत क्यों है, क्योंकि जो लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, जो लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और इसलिए ये सबसे कम फैलता है, सबसे कम परिकित होता है। यह कब दिखाई देता है, यह केवल तभी ही दिखाई देता है जब कणों का जो आकार होता है वो सूक्ष्म ना होकर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बड़ा कब होता है, एग्जाम्पल कोहरे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर ऑरेंज और येलो की बात करें, नारंगी या पीला, ये क्या होता है, ये रंग मध्यम परिकिरण दर्शाते हैं, मीन्स सूक्ष्म कणों से थोड़े से बड़े साइज के ना, तो तब वो फैलती है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन सूक्ष्म कणों के मामले में नीला रंग ही सबसे ज्यादा हावी रहता है, मतलब सबसे ज्यादा फैलता है। चलिए आगे, इधर तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत। फिर ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, इधर तक किसी को भी कोई दिक्कत। चलिए आगे, निम्नलिखित प्रतिरोधों के संयोजनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इनमें तुल्यांक प्रतिरोध 1 ओम, ये किसका साइज होता है, ओम का, 1 ओम वाला या वाले संयोजन है। फर्स्ट एंड सेकंड, केवल फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इनमें से बताना है कि कौन से। 1 ओम निकलना, इनमें तुल्यांक प्रतिरोध 1 ओम वाला संयोजन बताना, ये है, ये दोनों है, ये दोनों है, या फिर कौन सा इनमें से बताना है।
तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है, 2 ओम होता है। तो जब इनमें से कॉम्बिनेशन बताना है, दो ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, ठीक है। इनमें होता है जैसे 1/R कर दे, तो इनको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो 1/, ये फॉर्मूला होता है 1/ओम, तो इसको जितने भी ये ओम होते हैं इसको ऐड कर लिया जाता है। तो 1/2 प्लस 1/2, तो इधर एलसीएम लेंगे तो 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2/2 बराबर 1 ओम। तो फर्स्ट तो सही है। तो जिसमें भी फर्स्ट नहीं है वो गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट तो क्या है, 1 ओम वाला संयोजन है, अपन ने भी सोल्व किया। फर्स्ट तो क्या होगा, 1 ओम वाला संयोजन। तो जिसमें भी फर्स्ट नहीं है वो कट कर दो। तो एक बी ऑप्शन है, कलर चेंज कर लेते ना, एक बी ऑप्शन है जिसमें क्या नहीं है, ये नहीं है, फर्स्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इन सब में तो अपन को आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। अब है सेकंड, तो इसको भी वैसे सोल्व करो, 1/R बराबर, 1 सेकंड, वन अपॉन आर बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आएगा, 3, 1 + 1 + 1 बराबर 3, तो इसमें भी क्या जाएगा, 1 ओम। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 1 ओम वाला पूछा है। तो फर्स्ट और फोर्थ, अभी जिसमें भी सॉरी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, करें आगे। तो जिसमें भी ये नहीं है वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, केवल थर्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों है, ठीक है, सीरीज भी है और इसमें क्या है, पैरेलल भी है। पहले दो पैरेलल पेयर्स का 1 ओम, जैसे ये पहले 2 पैरेलल का 1 ओम आएगा, और फिर इसमें क्या करेंगे, और का मिल निकालेंगे, मतलब पहले तो सीरीज वाला करेंगे और फिर क्या करेंगे, पैरेलल वाला करेंगे। जब इनको सोल्व करेंगे, जैसे 1/3 है, 1 सेकेंड, और 1/2 है, तो इधर सोल्व करके 6 आ जाएगा, 1, तो इधर क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 + 3, तो 5/6, ठीक है। कोई दिक्कत इधर तक, 1 सेकेंड, इसको इरेज करने दो, इसको इधर समझाने दो। कोई दिक्कत इधर तक, मैं कमेंट ही पढ़ रही हूँ तुम्हारे। नेरेटिव किंग मैम थैंक यू, आपने जो बताया था परसों ऑफलाइन कोचिंग में वही क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, वेलकम बेटा वेलकम। आपको ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ वो एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगी। डेली क्लास लेना, और आज जैसे मैंने बताया मैराथन भी चलेगी, तो वो भी जरूर लेना, ठीक है। आज और कल, जैसे ये बता रहा था, हर्ष भी बता रहा था कि 12 घंटे की क्लास ले लो, और परसों हमारे 19 तारीख को हमारे एग्जाम है, तो आज 17 हो गई, तो 17 और 18 को चलेगी क्लास, ठीक है। सब आने चाहिए, कोई नहीं सोएगा। आगे बात समझ, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रही हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं कोई भी दिक्कत, चले आगे। इसमें देखते हैं, अपन किस पे थे, थर्ड पे। तो इसमें क्या, इसमें मिश्रित क्रम दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये ऊपर, तो 2 + 4 इसको ऐड कर लेंगे, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसको भी ऐड करेंगे तो 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब एक इनकी तरह ही बन गया, संयोजन क्रम भी बन गया, ठीक है, सॉरी समांतर क्रम भी बन गया। ये ऐसे बनाना है इसको, पहले तो इसमें मिश्रित क्रम दे रखा है, तो इसको किस में बनाना है, समांतर क्रम में बनाना है। तब इधर भी क्या हो जाएगा, 6 ओम, और इधर भी क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/R बराबर 1 + 6 + 1 + 6, तो 6
एलसीएम लेगी तो कितना जाएगा 6, 1 + 1 कितना जाएगा 2, तो 1/3। तो 3 ओम, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन से पूछा क्या है, 1 ओम पूछा है। तो इसमें कोई दिक्कत, इसको क्या लिखेंगे 3 ओम, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बात करें फोर्थ पे, जिसमें ये नहीं था वो तो वैसे ही हटा लो, 1 और 4, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो क्या आ गए, ये देखो इधर, फर्स्ट और सेकंड तो क्या आ गए, सही आ गए। पेन का कलर क्यों नहीं चेंज होता है, तब गुस्सा आता है। तो फर्स्ट और सेकंड तो क्या आ गए, गलत, सही आ गए, और थर्ड क्या आ गए, गलत आ गया। तो जिसमें भी थर्ड है वो उसको हटा दो। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी वैसे तो सेकंड नहीं है, तो अपन को आंसर तो वैसे ही पता चल गया सी। पर एक बार फोर्थ को आप लोगों को समझ में आ जाएगी भी अच्छे से, तो इसको मैं सोल्व करके बता देती हूँ, क्योंकि जब इसमें सेकंड सही है तो इसमें सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये वाला वैसे भी गलत हो जाएगा, तो सी आंसर होगा इसका। चलो इसको सोल्व करते हैं ना। 1/r बराबर 0.5 और 0.5 का एलसीएम ले लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, 1/0.5 प्लस 0.5। अब इस सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आए तो ऊपर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5, इधर ऊपर हटाएंगे तो इधर 0 लग जाएगा, इधर से पॉइंट हटाए, सीखा था ना अपन ने, जैसे ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लग जाता है, तो इधर से पॉइंट लगाए तो ऊपर 0 लग जाएगा। 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा, ठीक है। तो इसको काटा पीटी करेंगे तो 2 बार, 5 में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 2 + 2 बराबर 4 ओम, 1/4। आर ई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसमें भी 1/4। तो 1/4 तो इधर काटा पीटी करें 0.25, क्योंकि 0 लगा के पॉइंट लगा के फिर सोल्व होगा, 1 में 4 का भाग थोड़ी जाता है। आगे बात इधर तक समझ, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, कोई भी दिक्कत इधर तक, कोई भी परेशानी? क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग अभी तक, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, करो जल्दी से, फिर आगे बात करें। अच्छे से मेहनत करना। चले आगे। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति है, ड्रॉ द करंट ऑफ 5A, मतलब उसमें क्या होती है 5 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर की धारा क्या होती है, लेती है वो। द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकेंड, इस स्थिति में क्या हो, 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा है। मतलब इनमें से पूछ रहा है कि 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति होगी जो 5 एम्पियर की धारा ले रही है, इसमें 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा पूछा है। चलिए पढ़ते, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। तो I इसमें किसको रिप्रेजेंट करता है, धारा को, करंट को, जो अपन को कितनी दे रखी है, 5 है। फिर आर किसका मतलब, आर का मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दे रखा है अपन को, 20 ओम। फिर उसके बाद टाइम, I² RT, ये टी है, इसको आई मत समझ लेना तुम, ठीक है, टी है, I² RT। तो टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। 30, इसको सॉल्व, इसमें मान रखेगी इस फॉर्मूले में, लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो, फिर इसमें मान रखते हैं। I² मतलब 5 का स्क्वायर गुणा आर कितनी दे रखी है, 20, तो 20 और टाइम कितना दे रखा है, 30। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इंटू में 20 और 30 कितना हो जाएगा, 600। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 जूल, क्योंकि 25 छके 150 और डबल 0 इधर के, तो जूल। तो 15,000 जूल किसमें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, ये किससे हुआ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब हीटिंग उष्मा के जूल लॉ से। कोई दिक्कत इधर तक, चले आगे। आगे चलते 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन कथन वाले, अभिकथन और रीजन वाले।
जिसमें क्या होता है, ये बताना है अपन को अभिकथन ए सही है या आर से, दोनों सही है, और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या कर रहा है या वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अभिकथन ए सही है और आर गलत है, और आर सही है और ए सही है, मतलब इनमें से ये बताना है कि ए सही है या आर गलत है, आर गलत है या ए सही है। अभी अब अपन को सोल्व करेंगे तब बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, और कमेंट्स में जरूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं आगे। ये बता रखा है 17 क्वेश्चन, फिर इसमें दे रखा है दो, एक तो असर्शन और एक रीजन, मतलब अभिकथन और कारण, ठीक है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जीवन के सभी वायवीय रूपों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो अपन से ये पूछ रखा है इसमें कि ये बताना है अपन को कि आवश्यक होती है या फिर नहीं होती। तो ये बताओ, ये सच है कि एरोबिक, फिर पहले दूसरा भी पढ़ लेते साथ साथ, क्योंकि जिससे ये भी पता चल जाए कि आर की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर ये ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन की क्या है, स्वतंत्र परमाणु, कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फ्रॉम ऑक्सोन। परमाणु आणविक ऑक्सीजन से क्या होता है, संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। ये सच है कि एरोबिक जीवों को क्या, एरोबिक जो जीव होते हैं उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जैसे मानव होता है या फिर पशु पक्षी होते हैं, इंसान होते हैं, कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, सबको जीवित, एक सेकेंड रुको, सबको जीवित रहने के लिए सबको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यह भी सच है क्या कि ऑक्सीजन O3 तब बनती है, O3 तब कब बनती है, जब एक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु मतलब ऑक्सीजन अणु से जुड़ता है, लेकिन ओजोन बनने की प्रक्रिया से इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जीव सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और ओजोन का क्या मतलब आ गया, ये बात सही है कि ऑक्सीजन, ओजोन कब बनेगी, जब ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा। लेकिन सांस लेने में ओजोन का क्या उपयोग आ गया है। सॉरी, मैं गए थे थोड़ी सी, एक सेकंड पानी पी लूं। तो ए और आर सही तो दोनों है, क्योंकि ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, मतलब O2 से संयोजक होकर क्या बनाते हैं, O3 बनाते हैं। तो ये सही तो है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, उनमें से क्या सही होगा, इसमें ये बताएगी अपन कि ए और आर दोनों ही सही है, ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, सही है। लेकिन आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये देखो इधर ऑप्शन में अभिकथन, इसमें क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ऑफ असर्शन आर, क्योंकि वो अलग है दोनों ही, उसका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। चलिए आगे 18 क्वेश्चन पे चले। इसमें भी दो दे रखे, अभिकथन ए और आर, कारण आर। अधिकांश मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट, अधिकांश पादप रात्रि में अपने रंध्रों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो ये बात सही है बिल्कुल, पौधे रात्रि में बंद कर लेते हैं, और रंध्रों को बंद करना जल के संरक्षण में सहायता करता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प्स टू कंजर्व। युवराज कुमार, हेलो, कैसे, प्लीज बी इन इंग्लिश। अच्छा ओके बेटा, ओके, सबसे होता है ओके, हाँ समझते हो ना आप लोग इस चीज को। युवराज चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। कैन यू सी आवर कमेंट्स, यस बेटा युवराज। वो मैं क्लास क्वेश्चंस लेने में थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा लेट तो आंसर दूंगी आपके कमेंट्स का, पर आंसर जरूर दूंगी। और अगर आपके कमेंट ये होने के बाद, क्लास पूरी होने के बाद भी आप कमेंट पूछोगे, तो मैं नॉर्मल कमेंट कर देना, मैं उसमें भी आंसर जरूर दूंगी, ठीक है।
अगर लाइव एंड हो जाए तो उसके बाद भी आप पूछोगे तो मैं जरूर आंसर दूंगी। वो क्या क्वेश्चन करवाने लग जाती हूँ तो उसके बीच बीच में ध्यान नहीं देता कमेंट का। आप 5 मिनट वेट कर लिया करो। इधर तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? युवराज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। आपसे इंग्लिश में बोलने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इधर दोनों में ना वैसे तो इतनी इंग्लिश। हेलो। हाँ, वो क्या है, हमारे घर में मैंने बिल्ली पाल रखी है छोटी सी, वह के बार बार परेशान करने लग जाती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ। वो क्या है, बार बार आ जाती है, डिस्टर्ब करने लग जाती है। चलते हैं। अधिकांश पादप अपने रात्रि में अपने रंध्रों को क्या कर लेते हैं, रंध्रों को बंद करना जल के संरक्षण में क्या करता है, सहायता करता है, क्योंकि पत्तियों से जल की अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, वाष्पन होता है। मीन्स पौधे पौधे क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रात्रि में जो रात होती है उसमें रंध्र बंद क्यों बंद करते हैं, इसलिए बंद करते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपीरेशन के जरिए पानी का नुकसान न हो, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हें CO2 की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, ये कारण, ठीक है, ये क्यों बता रहा है, क्योंकि उनमें उसमें क्या होती है, CO2 की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो वो इस वजह से रात्रों को बंद करना जल के संरक्षण में सहायता कर लिया, तो जल की अत्यधिक मात्रा का वाष्पन होता है। तो ऑप्शन ए और बी, आर दोनों सही है। और आर क्या करता है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये इसलिए तो बता रहा है कि अभी अधिकांश पादप रात्रि में अपने क्या करते हैं, बंद रंध्रों को बंद कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट्स। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स, मतलब अत्यधिक मात्रा में वाष्पन होता है। किसका, वाटर का। मैं कंप्लीट इंग्लिश भी इस वजह से नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के भी हैं, तो थोड़ा जैसा एडजस्ट करके चला करूँ, ठीक है। आगे बात समझ, कम क्योंकि फिर उनको समझ नहीं आएगा। और वैसे मैं दोनों मल्टी लैंग्वेज में बोल लेती हूँ, बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आज अपनी लास्ट स्लाइड है, फिर शाम को मिलते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम द सल्फाइड और कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर। मीन्स धातु के जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, क्या होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं, को अयस्क से अयस्क को बिना भर्जन किए, क्या किए, बिना भर्जन किए, रोस्टिंग किए धातु निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है, पहले सेकंड में पढ़ लेते। भर्जन से सल्फाइड अयस्क सीधे ही धातु में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। रोस्टिंग कन्वर्ट्स सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल। सल्फाइड ओर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल्स में। सॉरी, सल्फाइड अयस्कों को धातु में बदलने से पहले क्या करना होता है, उन्हें ऑक्साइड में बदलना जरूरी होता है। डायरेक्ट नहीं होते वो, क्योंकि उनको जो धातु सल्फाइड अयस्कों को धातु में बदलने से पहले किस में बदलना पड़ता है, ऑक्साइड में बदलना होता है। ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है, धातु प्राप्त करना मतलब अपचयन करना आसान होता है। जो भर्जन होती है और रोस्टिंग की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों को सीधे धातु में नहीं बल्कि धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। इस कारण ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जब ये हो ही रॉन्ग हो गया तो ये इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकता। तो अभिकथन या असर्शन ए इज राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए तो क्या है, सत्य है, मतलब ए इज द राइट, और आर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, धातु के सल्फाइड अयस्क से अयस्कों को बिना भर्जन किए धातु निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। ये भी सही बात है, क्योंकि भर्जन करना पड़ेगा, फिर धातु निकलेगी ही नहीं। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी, ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आगे बात समझ, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है। ठीक है, फिर दूसरी बात बोल रहा है, इफ दे इंटरसेक्ट, यदि वह प्रतिच्छेदन करती है
देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है ना, द कंपास निडल वुड पॉइंट टावर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो दिक्सूची की सुई होती है, दिक्सूची की सुई मतलब कंपास निडल, कंपास तो आपने देखा होगा, जो दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव ही नहीं है। कंपास क्या होता है, वो दिशा, जैसे भी अपन इसको इस दिशा में रखेंगे तो वो बता देगा कि कौन सी दिशा में जाना है अपन को। अपन कहीं खो हो जाते हैं साइंटिस्ट वगैरह, तो वो इसका यूज करते हैं, अपने तो कोई यूज नहीं हो जाता। आजकल तो फोन चल गया, तो मैप में कहीं भी खोने की जरूरत है ही नहीं, तो मैप में देख लो, तो अपने तो कुछ यूज नहीं आता।